अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है कि आप खुशहाल होंगे, सेहतमंद, इंजॉय कर रहे होंगे। मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, आज 4-5 दिन हो गए, गैर हाज़िर हो गया था। कुछ शादियां थी जिनके सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, इसलिए कोई कंटिन्यू नहीं कर सका काम को। लेकिन अब वापस आ गए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो अब हस्ब तौफीक जो है ना, लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है आप इससे इस्तेफादा करेंगे। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो दरअसल जो है ना, वो जो सवालत आ रहे हैं ना दोस्तों के, बहुत ज़्यादा सवालत आ रहे हैं रजिस्ट्रियों के बारे में, हिबा के बारे में, और दूसरी जो जिन तरीके से ट्रांसफ़र हो सकती है प्रॉपर्टी, उसके बारे में। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल को अच्छा लगा सवाल वो ये है कि प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी वो कौन सा ऐसा सस्ता तरीका है जिससे बंदा अपने नाम मुंतकिल करवा सकता है। यानी कि कोई ऐसा सस्ते तरीके, यानी कि रजिस्ट्री की तो अब बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो टैक्सेस वगैरह लग गए हैं, एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, नक्शा फ़ीस, TMA फ़ीस और पता नहीं क्या क्या अलबला लगा दिया उन्होंने। गवर्नमेंट ने इतनी मुश्किल कर दिया। तो मुझसे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने क्वेश्चन किया है कि जिस यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ऐसी सस्ती जो ट्रांजैक्शन है वो बताएं जिससे जो है ना हम इस्तेमाल हासिल कर सकें। तो हाँ, अब असल टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो कल हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो कल मैंने ये खबर पढ़ी, मेरा दिल बहुत रोया कि हासलपुर में जो दो मियाँ बीवी और पहले अपने बच्चों को जहर दिया है और उसके बाद ख़ुद उन्होंने जो है ना वो जहर पी कर और ख़ुदकुशी कर ली है। तो ये एक जो है ना, ये बहुत बड़ा अलमिया है जो हमारे मुल्क में। तो मेरी जहाँ तक भी ये आवाज़ जाती है, मैं आप लोगों से ये गुजारिश ही करूँगा कि अल्लाह ताला पे भरोसा करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको पैदा किया है तो उसने आपको रोटी रोज़ी भी देनी है। अगर एक वक्त नहीं मिलती तो गुजारा कर लें, दूसरे वक्त अल्लाह ताला ज़रूर देगा। अगर आप 3 वक्त खा रहे हैं तो 2 वक्त खा लें। इसके अलावा जो भाई खुशहाल हैं या जो भाई एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखते हैं, वो इधर उधर अपने हमसायों पे नज़र रखें। और इस तरह के कोई हालात अगर नज़र आते हैं, कोई बंदा किराए पे रह रहा है तो उसके पास अगर किराया देने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, तो माल के मकान को चाहिए कि उसको थोड़ा सा टाइम दे दे या उसकी थोड़ी सी हेल्प आउट कर दे उसको। ये दुनिया का माल है, ये इधर ही रह जाना सारा कुछ, ये हमने साथ नहीं लेके जाना किसी ने भी। तो इस तरह के जब अलमिया सरजद होते हैं तो हम बाद में बड़ा सोचते हैं कि हम काश ऐसे कर लेते, काश ऐसे कर लेते। अब जो बंदे ने, जिसने खुदकुशी की है, अपने बच्चों को भी मारा है, अब उसके हमसाए भी सोच रहे होंगे कि काश हम इसको इसकी ज़िंदगी में कुछ दे देते। लेकिन ये आप पहले सोचा करें और हर इर्द गिर्द अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबी जितने भी हैं कुर्बो जवार में सारा नज़र रखा करें कि अगर कोई गरीब किसको आपको महसूस हो तो उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर, यानी कि ये नहीं कि आप उसको दिखा के तो सारे महल्ले को बता दें कि मैंने उसको 100 रुपया दिया, मैंने 200 रुपया दिया, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें, ना होने दें। अगर कोई सफ़ेद पोश है तो उसके घर में वैसे बतौर गिफ्ट दें हैं कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो बहुत नाजुक इस वक्त हो चुके हैं। बहुत बहुत ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं जिनकी किस्मत में अब रोटी जो है ना वो दूर होती जा रही है, आटा दूर होता जा रहा है, सब्ज़ी दूर होती जा रही है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को जो है ना वो ज़रा ख्याल रखा करें। इस तरह की खबरें बहुत दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं और दिली तकलीफ़ होती है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं आज कि सबसे सस्ता तरीका जो है ना वो कौन सा है अगर प्रॉपर्टी आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है। इसमें नाज़रीन हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र किस जगह से, किस बंदे को ट्रांसफ़र हो रही है। पहली ट्रांसफ़र तो ये है कि एक विरासती प्रॉपर्टी है कि आप वालिद साहब की प्रॉपर्टी है या वालदा की प्रॉपर्टी है, तो उसके आगे बेटे हैं, कोई 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, या इस तरीके से उसके वारसान मौजूद हैं। तो वो प्रॉपर्टी उनमें तकसीम हो रही है। उन्होंने आपस में उसका वरासत का अंदराज, वरासत का इंतकाल चढ़वा लिया है, वरासत का अंदराज करवा लिया है, या अभी नहीं भी करवाया, तो वो 3 भाई या 4 भाई या 2 भाई चाहते हैं कि वो सारी प्रॉपर्टी एक भाई को ट्रांसफ़र कर दें, उसके वो पैसे ले लें और उसको ट्रांसफ़र कर दें। अब अगर वो रजिस्ट्रियाँ करवाएगा सबसे तो वो बहुत महंगी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक का एडवांस टैक्स, हर एक का गेन टैक्स, हर एक का जो है ना वो
सारा कुछ जमा करवाने पड़ेगा। तो अगर तो ऐसी कोई विरासती प्रॉपर्टी है और विद इन सिटी है या आउट ऑफ सिटी भी हो तो उसके लिए भी ये जो है ना कुलिया ये आपका चलेगा कि आप उसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं और तकसीम का दावा दायर कर दें। तकसीम का दावा जिस वक्त दायर करेंगे तो तकसीम का दावा ये जो होता है ना, ये इमूवेबल पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट सिंध का अपना है, KPK का अपना है। इस तरीके से ये उस एक्ट के तहत जो है ना ये दावा हम दायर करते हैं, और उसका सेक्शन 12 है या शायद 13 है। उसमें ये है कि एक फैमिली सेटलमेंट अगर हो जाती है तो कोर्ट उसको डिग्री कर देती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि एक बंदा जो है ना वो तकसीम का दावा दायर करेगा, जिस बंदे ने अपने नाम लगवानी है वो कर ले या कोई दूसरा कर ले, और बाकी उसके डिफेंडेंट बन जाएंगे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद, ज़्यादा नहीं 2-4 दिन के बाद ही उसमें फैमिली सेटलमेंट जमा करवाएं। फैमिली सेटलमेंट एक सादे पेपर पर लिखें, उसमें लिखें कि ये हम फ़लाँ जो बहन भाई है वो इस हिस्से से दस्तबरदार हो गया और फ़लाँ भाई जो है ना वो इसको सारा हिस्सा मिल गया। यानी कि अब ये जो छोटा भाई है या बड़ा भाई है या जिसको आपने देना है वो पूरे मकान का या पूरे घर का, पूरी दुकान का, पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है। वो उसके ऊपर लिखा जाएगा, उसके ऊपर साइन हो जाएंगे, सबके अंगूठे लग जाएंगे, वो कोर्ट के अंदर एग्जिबिट हो जाएगा। एग्जिबिट बोलते हैं कि जिस वक्त कोई कोर्ट के केस के अंदर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है ना और उसको फाइल का हिस्सा बनाया जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, तो वो उसको एग्जिबिट बोलते हैं। तो वो एग्जिबिट हो जाएगा, उसमें फिर कोर्ट आप सब के सब बहन भाइयों के बयान भी रिकॉर्ड कर लेगी, वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद उसकी डिग्री जारी कर देगी। अब डिग्री जो है ना वो 500 रुपये के स्टाम्प पे जारी होगी। अब इस पूरे प्रोसेस पे सिर्फ 500 रुपये का स्टाम्प लगता है या कोई वकील साहब की फ़ीस लगती है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। तो उस डिग्री को आप फिर सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवा लें। जिस तरह रजिस्ट्री रजिस्टर्ड होती है ना, इस तरह उस डिग्री को रजिस्टर्ड करवा लें। उसके ऊपर वो 10-15% नहीं लगना, उसके ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यू का 1% लगेगा। अब 1% आपने जमा करवाया, उधर अगर आपकी 1 करोड़ की वैल्यू है तो अगर तो आप रजिस्ट्रियाँ करवाएंगे तो आपको 10-15 लाख 12-15 लाख रुपया लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से डिग्री करवाते हैं, डिग्री करवा के डिग्री को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपका सिर्फ 1 लाख रुपया लगेगा और बाकी कोई 30-40 हज़ार ऊपर खर्चा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना ये इसकी एक कसीर रकम, बहुत ज़्यादा रकम जो है ना आप इसमें बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा अपने वालिद से प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्री कराए, उसके लिए ये है कि हिबा उसका जो है ना वो दर्ज करवा ले और हिबा रजिस्टर्ड करवा ले। हिबा रजिस्टर्ड ना करवाए, हिबा लिखवा के तो उसकी कोर्ट से डिग्री ले लें। कोर्ट से डिग्री वो भी सस्ती पड़ेगी और उसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है ना वो सस्ती होगी। अगर वो उसकी रजिस्ट्री करवाता है तो उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो इसके अलावा अगर यानी कि आपने डिक्लेरेशन फुल पेमेंट की डिक्लेरेशन भी ले सकते हैं। फुल पेमेंट हमने कर दी है फ़लाँ बंदे को, तो वो अब जो है हमें रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, उसकी डिक्लेरेशन भी ले सकते हैं अगर उसका कोई प्रॉपर्टी का सबूत नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपने आगे सेल करनी है, आगे फर्दर आपने सेल करनी है, तो आप उसका मुख्तारनामा भी रजिस्टर करवा सकते हैं, जो कि मैंने मुख्तारनामा भी एक सेपरेट लेक्चर में सारा उसका तरीकाकार समझाया हुआ है और वो बताया हुआ है कि मुख्तारनामा की कितनी इकसाम है, मुख्तारनामा कैसे बनता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके अलावा अगर आप अपने भाई से या कोई अपने किसी करीबी अजीज़ से ख़रीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो उसका एक बड़ा यानी कि खुफिया तरीका है जो अभी इस वक्त मैं मंजर आम पे ला रहा हूँ और वो अब डेफिनेटली वायरल हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आप उसको अपनी बीवी के नाम हक महर में उसको लिखवाएं, उस जगह को हक महर में लिखवाएं और उस बंदे को अपने निकाह नामे में बतौर गवाह जो है ना अगर वो मौजूद होना चाहिए, बतौर गवाह या कोई दूल्हा का वकील मौजूद हो या बतौर गवाह उसमें मौजूद हो तो आप उसकी प्रॉपर्टी अगर अपनी मिसेज़ के नाम, अपनी बीवी बेगम के नाम हक महर में लिखवा लें तो उसकी कोई डीड बन जाए और उसमें डीड में लिखा जाए कि मैं उस वक्त ये जो है ना कमिटमेंट हुई थी तो मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ, तो वो कोर्ट उसको डिग्री करेगी। तो कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं होगा, वो बंदा आके बयान देगा तो कोर्ट उसको जो है ना वो डिग्री करेगी और इस पर कोई खर्चा नहीं आएगा, 1 रुपया भी खर्चा नहीं आएगा। वो कोर्ट उसको डिग्री करेगी और डिग्री के बाद उसका आप इंतकाल जो है ना वो पटवारी के पास जाकर चढ़वा सकते हैं। ये ऐसे सीक्रेट जो है ना वो मेथड्स हैं जो कि आम तौर पे जो है ना वो इस सिस्टम में ये रिवाज नहीं है, लेकिन ये इसमें आप कर सकते हैं। सपोज़ कि एक बंदा अपने भाई को जगह देना चाहता है, अब वो प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर नहीं है, अगर वो शेयर होल्डर है
تو پھر تو تقسیم کا دعویٰ کیا اور اس کی ڈگری حاصل کی اور اس کو 1% دے کر رجسٹرڈ کروا لیا. اگر شیئر ہولڈر نہیں ہے, اپنے بھائی سے جگہ خرید رہا ہے, تو وہ اپنی بیوی کے نام لگوا لے, وہ اس کا دیور ہے یا جیٹھ ہے, تو وہ ادھر کورٹ میں جا کے بیان دے گا کہ میں نے شادی پہ اپنے بھائی کے پاس تھا, میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اپنے بھائی کی جگہ پہ یا حق مہر میں جگہ دوں گا, تو وہ میں نے دے دیا, تو کورٹ اس کو ڈگری کر دے گی. یہ یعنی کہ ایک کورٹ کے پاس آپشن نہیں کوئی اور ہوگا کہ کورٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گی, نہ اس کو یعنی کہ ڈسمس کرے گی, تو کورٹ اس کو ڈگری کر دے گی. تو وہ ڈگری آپ اس کا جو ہے نا وہ انتقال چڑھوائیں اس کا, اور اس کے بعد وہ آپ کی مسز کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی. یہ بالکل ہی سستا طریقہ ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا رجسٹری میں خرچہ بچانے کے لیے, آپ کو ٹیکسز بچانے کے لیے آپ فائلر ہو جائیں. فائلر یعنی کہ ہو جائیں گے تو آپ کو 2% ایڈوانس ٹیکس پڑے گا. اگر بیچنے والا فائلر ہے تو اس کو 2% گین ٹیکس پڑے گا. ادروائز آپ کو 7% ایڈوانس ٹیکس ہے اور اس کو 4% گین ٹیکس ہے. اس لیے آپ فائلر ہو جائیں. فائلر اور نان فائلر کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں, یہ اس کا میں ایک سیپریٹ لیکچر دوں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ اگر ہم فائلر ہو گئے تو ہمارا ریکارڈ ایف بی آر کے پاس چلا جائے گا. آپ کا ریکارڈ الحمدللہ پہلے ہی ایف بی آر کے پاس موجود ہے. آپ نے جس وقت رجسٹری کروائی, آپ نے ایڈوانس ٹیکس 7% دیا تو ایف بی آر کے پاس ہی جانا ہے. آپ نے ایڈوانس ٹیکس 2% دیا تو پھر بھی ایف بی آر کے پاس ہی جانا ہے. آپ کی منی ٹریل ایف بی آر نے پہلے سے ہی معلوم کر رکھی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ ہم ایف بی آر کو دھوکہ دے رہے ہیں یا چیٹ کر رہے ہیں یا اس کی نظروں سے بچ رہے ہیں یا ہم اپنا ایسٹ شو نہیں کرنا چاہتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسٹ شو ہوتے ہیں اور یہ ان کو پتہ ہے, جو اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے. لیکن یہ اس ملک میں آپ کہہ لیں کہ یہ ایک مائنس سیٹ اپ ہے, کہ مائنس فیکٹر ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا وہ کوئی اس کو فالو اپ نہیں کرتا, کوئی پرسو نہیں کرتا. اگر کوئی 7% دے کے 2-4 کروڑ کی پراپرٹی خریدتا تو اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی 2% دے کے بھی کرے گا تو اس کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اگر آپ فائلر ہو جائیں گے تو آپ کو ایک پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو بندہ ریٹرن فائل کر رہا ہے نا, اس کو کہیں کہ یہ جو 2% میں نے ایڈوانس ٹیکس جمع کروایا نا, اس کا بھی ریفنڈ اپلائی کرے, یہ بھی مجھے واپس لے کے دے. کیونکہ وہ واپس ہوتا ہے, وہ قابل واپسی تو ایڈجسٹیبل ہوتا ہے. آپ کی انکم نہیں ہے اتنی, آپ نے باہر سے پیسے منگوائے ہیں, آپ کی فوراً جو ہے نا وہ ریمیٹنس ہے, آپ کے پاس پیسے باہر سے آئے ہیں, یا آپ نے اپنی کوئی پراپرٹی سیل کیا, اپنا کوئی زیور سیل کیا, آپ نے کوئی جانور سیل کیے ہیں, بھینسیں سیل کی ہیں, یا کوئی اور ایسا کوئی ایسٹ آپ نے سیل کیا ہے جو کہ ٹیکسیبل انکم نہیں ہے, تو آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے وائٹ منی ہے, آپ کا وہ بلیک منی نہیں ہے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی بدلے میں آپ زمین خرید رہے ہیں, آپ فائلر ہو گئے ہیں, تو آپ اپنے لائر کو, اپنے کنسلٹنٹ کو کہیں کہ جس وقت ریٹرن فائل کرے تو اس کا ریفنڈ اپلائی کرے اور وہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے. تو اس طریقے سے رجسٹری میں بھی آپ اس کی جو ہے نا وہ پرائس وہ کم کر سکتے ہیں. لیکن رجسٹری کبھی بھی کم قیمت پہ مت کروایا کریں, کیونکہ حق شفا اور اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اور حق شفا ایک ڈیفینیٹلی ایک رائٹ ہے پری ایمپشن کا, جو کہ جس وقت آپ رجسٹری کرواتے ہیں اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اسے پوری قیمت کی کروایا کریں. یا اگر حق شفا سے بچنا ہے تو میں نے حق شفا والے لیکچر میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھایا ہوا ہے کہ پہلے تھوڑی سی کم جگہ کی رجسٹری کروائیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا 2-3 مہینے کے بعد جس وقت آپ اس میں شریک کھاتا ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس میں سے باقی بھی جگہ کی بھی رجسٹری کروا لیں. وہ چاہے پھر آپ ڈی سی ویلیو پہ کروائیں, چاہے جہاں جیسے بھی کروائیں, پھر اس پہ حق شفا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ بھی اس میں شریک کھاتا ہوں گے اور آپ کو زیادہ رائٹ ہوگا. آپ فرنٹ پہلے لے لیا ہے, اس کے بعد آپ پیچھے والی جگہ لے رہے ہیں, وہ بندہ سائڈوں پہ ہے, آپ کو زیادہ رائٹ ہوگا, اس لیے آپ کو پری ایمپشن سے آپ بچ جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ آج یہی آپ سب کو بتانا تھا کہ جو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ جو اتنی مہنگی ہے اس میں ہم بچت کیسے کر سکتے ہیں, ڈگری کیسے کروا سکتے ہیں, اور جگہ اپنے نام پہ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو بتاتا رہوں.